नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग एएनएम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि हम लोग आप लोगों की जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उस टॉपिक का हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग 1 से 75 तक क्वेश्चन देख चुके थे। क्योंकि अब आप लोगों का बहाली जल्द आने वाला है। आप लोगों के बीटीएससी एएनएम के आज सुनवाई में आप लोगों ने देखे थे कि क्या कुछ हुआ, उसके रिगार्डिंग हमने आपको अपडेट भी दे दिए। उसका डेट अभी जो अर्जेंट डेट भी नहीं दिया गया है और फाइनली उसका डिसीजन भी नहीं आया है। तो आप समझ सकते हैं उसमें कितनी समय लगेंगे। तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करिए, तैयारी में लग जाइए। जिसका तैयारी बेहतर रहेगा उसका जॉब होगा ही होगा इस साल, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाले हैं। तो बीटीएससी एएनएम के एग्ज़ाम आप लोग दिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हमें तैयारी कितनी करनी चाहिए। तो हम आपकी तैयारी अच्छे से करवा रहे हैं, तो आप लोग भी क्लास ज्वाइन कर लीजिए। और क्लास ज्वाइन करने के लिए आप लोग इस नंबर पर 7050872996 इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 7050872929 अब आप लोग समय वेस्ट मत करिए, क्योंकि समय आपके पास जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो आपको रिवाइज करने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का लंबा क्लास नहीं होगा, शॉर्टेज क्लास होंगे। कल से हम लोगों का लाइव सेशन होंगे और लंबा क्लास भी चलेगा। कह रहा है दस्त से पीड़ित रोगी का उपचार निम्न में से किस द्वारा होता है? प्रतिजैविक द्वारा या ओआरएस द्वारा या जिंक की गोली से या सभी? तो दस्त से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उसको किस द्वारा इलाज किया जाता है? तो जिंक की गोली से। कैसा होता है? जिंक की गोली से जो दस्त से पीड़ित रोगी होता है उसका उपचार किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि लू लगने हीट स्ट्रोक की अवस्था में निम्न में से क्या नहीं देखा जाता है? मतलब क्या नहीं देखा जाता है जब लू लग जाता है? तो उस समय की यदि हम बात करें तो उस समय जो इग्नोर किया जाता है, नहीं देखा जाता है, तो वो क्या है? हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया को नहीं देखा जाता उस समय में जब लू लग जाता है किसी व्यक्ति को। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुत्ते के काटने पर नहीं किया जाना चाहिए। मतलब कुत्ते के काटने पर क्या नहीं किया जाना चाहिए? घाव को बहते पानी में धोना, या घाव को मरहम पट्टी करना, या एएस भी दिया जाना, या एआर भी दिया जाना। मतलब कुत्ते के जब काटा जाता है तो उस समय क्या नहीं दिया जाता है या क्या नहीं करना चाहिए? तो एआर भी नहीं दिया जाना चाहिए। मतलब कि जब कुत्ता काट लिया जाता है तो उसमें राइज होते हैं, ये आप सबको पता है। तो उस समय में आपको मतलब कि कीटाणु होते हैं, तो उस समय आपको एआर भी नहीं दिया जाता है। मतलब घाव को आप बहते पानी मतलब कि उसको धो सकते हैं, मरहम पट्टी भी कर सकते हैं, लेकिन एआर भी नहीं दे सकते हैं। एएसबी इंजेक्शन दिया जाता है। मतलब यहाँ पर एएसबी दिया गया है, सारे चीज़ रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो एएसबी इंजेक्शन क्या है, ये कब दिया जाता है, क्या चीज़ को काटने पर दिया जाता है? तो एएसबी जो इंजेक्शन होती है वो कब दिया जाता है? तो आपको सांप काटने पर दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति को सांप काट लिया जाता है तो वो प्राथमिक केंद्र में जाता है, और ये मतलब कि प्राथमिक अस्पतालों में रहता है। तो और जनरली आप लोग देखते होंगे जब किसी भी व्यक्ति को सांप काटता है तो उपचार के लिए वो लोग प्राथमिक अस्पताल जाते हैं, और वहाँ पर इसका मतलब दवा मतलब एएसबी इंजेक्शन रहता है। तो एएसबी इंजेक्शन सांप काटने पर दिया जाता है। तो ये अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छे से समझ सकते हैं। क्या है? एएसबी इंजेक्शन सांप काटने पर दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि सांप में कौन से विष होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताए भी थे उसके रिगार्डिंग। क्योंकि सांप काटने से हमारा डायरेक्ट कहाँ है, जो नर्वस सिस्टम है उस पर अटैक होता है। इसलिए झाड़ फूँक और इस सब पे बहुत ज़्यादा मतलब कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यदि आपको किसी भी व्यक्ति को किसी को भी सांप काट लेता है तो उसे जो आपका सरद अस्पताल है वहाँ पर प्रेफर करना चाहिए, वहाँ पर भेजना चाहिए। अगला है, कान से जीविक बाहरी वस्तु हटाने के लिए करना चाहिए। मतलब कान से जीविक बाहरी वस्तु को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? तो कान से जीविक बाहरी वस्तु को हटाने के लिए यदि हम करें तो क्या मतलब वैक्सलीन कान में भी डालना मतलब डाल सकते हैं, या तेल कान में डालना, या चिमटी से पकड़ना। मतलब कि कान में जब जीविक बाहरी वस्तु हटाने के लिए मतलब कि कोई जीविक बाहरी वस्तु मतलब कान में चल जाता है तो वैसलीन को कान में डालकर निकाल सकते हैं, तेल कान में डालकर भी निकाल सकते हैं। क्योंकि वैसे आपको पता है
कि मान के चलिए कि आप किसी घड़ा या कोई गिलास है, उसमें आपको उंगलियां नहीं जा रहे हैं, कोई चीज़ उसमें है, छोटा सा चीज़ गिर गया है, कोई वस्तु है, उसको आप निकालिए तो क्या पानी दीजिएगा तो वो अपने आप ऊपर आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से कान में कोई बाहरी वस्तु चल जाता है तो आप ये नहीं कि कान में आप उंगली नहीं जा रहा है तो आप पानी डाल दिए, उसमें आप तेल डालिए। तो ऐसे आप लोग सरसों का तेल कान में बहुत बार यूज भी किए होंगे, तो वो डालने से आपका मतलब कोई मतलब साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे, और वो जो बाहरी वस्तु आपके चल गए कान में वो बाहर भी निकल सकते हैं, या छोटा सा चिमटी है तो उसे भी पकड़ कर निकाल सकते हैं, तो ये सभी हो जाएगा। ये तो सिंपल सी आप लोग समझ सकते हैं। ज़्यादा क्रिटिकल होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। कह रहा है कि मान के चलिए अब आप बहुत सारे ऐसे होंगे कि कभी न कभी आपको बचपन में या कभी न कभी आपको छोटी सी जो चींटी होता है वो कान में गए होंगे, तो आपको अलग फीलिंग लगता है, तो उस समय आपके जो घर में बुजुर्ग या कोई रहता है तो आपको क्या सजेशन देते हैं कि आप कान में तेल ले लीजिए, तो उससे क्या होता है, या तो वो मर जाता है या वो बाहर निकल जाता है। अगला कह रहा है कि बेहोशी की अवस्था में क्या नहीं करना चाहिए, अंतःशिरीय तरल शुरू करना, या रोगी का ब्लड शुगर नापना, या रोगी को दिशा निर्देश देना, या रोगी का सिर एक ओर कर देना जो कि एस्पिरेट की संभावना नहीं रहे। तो मतलब बेहोशी की अवस्था में क्या कह रहा है कि नहीं करना चाहिए, करना नहीं कह रहा है कि नहीं करना चाहिए। तो रोगी को दिशा निर्देश मतलब देना, ये मतलब कि नहीं देना चाहिए जब वो बेहोशी के अवस्था में है। तो अगला है कि स्वास्थ्य की परिभाषा के अनुसार स्वास्थ्य का संपूर्ण क्या है, मतलब स्वास्थ्य मतलब कि वही कहता है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, तो मतलब उससे आप क्या समझते हैं, उसकी क्या चीज़ें अच्छी है, मानसिक समृद्धि अवस्था अच्छा है, या भौतिक समृद्धि अवस्था अच्छा है, या सामाजिक समृद्धि अवस्था अच्छा है। तो जो मतलब कि स्वास्थ्य से परिपूर्ण है तो वो व्यक्ति मतलब मानसिक समृद्धि भी है, भौतिक फिजिकली फिटनेस भी है, मेंटली फिटनेस भी है, सामाजिक समृद्धि भी है। मतलब कि समाज में कोई भी काम में या अपने फैमिली में ही वही व्यक्ति कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं जिसकी स्वास्थ्य अवस्था ठीक हो। वैसे इंग्लिश में एक कहावत भी है कि आप मतलब कि कहते हैं ना कि मतलब कि स्वास्थ्य ही क्या है, धन है। तो वो मतलब कि आपको मतलब सामाजिक कार्य में भी इसे मतलब कि इसका क्या आपका सभी आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ गए, इस तरीके से हम आपको बता दिए कि मानसिक समृद्धि अवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब किसी भी व्यक्ति को कह सकते हैं कि ये स्वस्थ है, मतलब कि अच्छे व्यक्ति हैं, मतलब पूरे स्वास्थ्य में पूरा फिटनेस है। मतलब कि फिटनेस कहती है तो वो मतलब मानसिक दृष्टि से भी फिट है, भौतिक से फिजिकल भी फिटनेस है, सामाजिक दृष्टि से भी वो समृद्ध है। तो इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। अलावा भारत में पंचायती राज शुरुआत कब हुआ था, तो भारत में जो पंचायती राज की शुरुआत हुई थी वो कब हुआ था, तो सन 1959 में हुआ था। कब हुआ था, 1959 में पंचायती राज की शुरुआत हुआ था। अलावा कि निम्न में से कौन सा राज्य स्वास्थ्य प्रशासन का भाग है, तो राज्य स्वास्थ्य प्रशासन की भाग की हम यदि बात करें तो इनमें से कौन है, जैसे राज्य स्वास्थ्य निदेशालय ये भी है, राज्य स्वास्थ्य सचिवालय ये भी है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य सरकार ये भी है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, सभी आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग आज 20-25 क्वेश्चन ही देखेंगे। अगला कह रहा है कि शहरी क्षेत्र में पाए जाने वाला स्थानीय स्वायत्त शासी इकाई क्या है, इकाई नहीं है, जिला परिषद या नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम। तो क्या नहीं है, तो आपका जिला परिषद शहरी क्षेत्र में नहीं होते। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको मेयर देखने को मिलता है, मेयर का चुनाव होता है ना शहरी क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, जिला परिषद ये सब होता है, और शहरी क्षेत्र में मेयर जिसे नगर पालिका कहते हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद ये सब कहाँ होता है, शहर में होता है। जिला परिषद आपको ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। हालांकि आयुष शब्द सम्मिलित है, आयुष शब्द का क्या अर्थ है, मतलब किस किस चीज़ से ये सम्मिलित है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये मतलब कि क्या चीज़ से है कि जैसे आयुर्वेद से भी सम्मिलित है, योगा से भी, आयुर्वेद योगा से भी ये आयुष शब्द सम्मिलित है, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा भी से भी सम्मिलित है। यूनानी मतलब कि वहाँ से मतलब जो चिकित्सा का ज़्यादा प्रोत्साहन हुआ था, और प्राकृतिक चिकित्सा इससे भी सम्मिलित है, सिद्धांत होम्योपैथिक से भी सम्मिलित है। तो आयुष शब्द का इतने सारे अर्थ होते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला, होम्योपैथी किस देश में प्रचलित मूल औषधि पद्धति है? मतलब होम्योपैथी का प्रचलन मूलतः किस देश में हुआ है? तो जैसे इसमें दिया गया है भारत, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन। तो होम्योपैथी का कहाँ से हुआ? जर्मनी से। अगला है कि और आयुर्वेद हम लोग के यहाँ से हुआ था। अगला कह रहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? जनता द्वारा या प्रधान द्वारा या पार्षदों द्वारा? तो नगर पालिका अध्यक्ष की जो चुनाव करता है वो पार्षद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जो शहरी क्षेत्र में होंगे उसे पता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में होंगे उसे आपको ये पता होंगे। जैसे कि प्रमुख होता है तो उसका कौन मतलब कि चयन करता है? मतलब कि आप तो वहाँ पर वोट डालने नहीं जाते, जो समिति होता है वो उसको वोट देता है। उसी तरीके से जो नगर पालिका का अध्यक्ष होता है उसको परिषद के द्वारा वोट दिया जाता है। ठीक है। अगला करें, केंद्रीय स्तर पर नर्सिंग स्वास्थ्य सेवा निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो केंद्रीय स्तर पर जो नर्सिंग स्वास्थ्य सेवा होती है वो आपके किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत। किसके? तो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत। अगला है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा समुदाय में निम्न में से कौन सी प्रकार की स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है? उन्नात्मक या रोकथामक या उपचारात्मक या उपयुक्त सभी? इसमें क्या किया जाता है? मतलब कि उन्नात्मक भी किया जाता है, रोकथामक भी किया जाता है और उपचारात्मक भी किया जाता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर एसवी वाला क्वेश्चन आ गया। हम आपको बता रखे हैं कि इसी टॉपिक से आपको एसवी वाला क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अदरवाइज दूसरे टॉपिक से आपको नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कब शुरू हुआ? केंद्रीय सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजना कब शुरू हुआ था? तो ये 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से, और कल से आप लोगों का लाइव क्लासेस चलेंगे, सारा उसमें आप लोगों का ऑप्शन मिलेगा, कमेंट्स भी कर सकते हैं, सारा कुछ आप लोग वहाँ पर कर सकते हैं। अगला कह रहा है कि निम्न में से आयुष प्रणाली के अंतर्गत सम्मिलित चिकित्सा पद्धति क्या है? तो आयुष प्रणाली के अंतर्गत सम्मिलित चिकित्सीय पद्धति की हम बात करें तो वो क्या है आपका? आयुर्वेदिक, योगा और नेचुरोपैथी, यूनानी, ये हम देख चुके थे, अभी देख चुके थे, तो इसका यही हो जाएगा। अभी ऊपर में ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सृजित व्यवस्था कार्यकर्ता पद है, क्या है? मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सृजित स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? तो ये आपको आशा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आशा को। तो इसका आशा कर्मी आप लोग जानते हैं ना। और कितने पे मतलब कि ये बनाए जाते हैं? तो 1000 जनसंख्या पर एक आशा कर्मी को बनाया जाता है, नियुक्त किया जाता है। उसका क्या कार्य है ये आप लोग भली भांति जानते हैं। जहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है वो सारा कुछ हम आपको बताते चलेंगे। अगला कह रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी होती है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी होती है? तो एक जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है उसमें कर्मियों की जो कर्मचारी संख्या होती है, कर्मचारियों की, वो 15 होती है। कितनी होती है? 15 होती है। ठीक है। हालांकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या होती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो विशेषज्ञ चिकित्सक होती है उसकी संख्या कितनी होती थी? इसकी ऑब्वियसली बात है कि उसकी संख्या कम होगी। तो उसकी संख्या कितनी? 4 रखी जाती। कहीं कहीं कम भी रहता है। तो इसके लिए आप लोग ये मत कहिएगा कि सर गलती बढ़ा दिए, मतलब कि कहीं कहीं कम, मतलब इस कारण से मतलब कि वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं हो, मतलब कि वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं हो पाया था बहाली, इस कारण से कम रहती है। कहीं पर ज़रूरत पड़ने पर ज़्यादा भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू कब हुआ था? तो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा योजना की हम बात करें तो ये आपको 1977 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1977 में। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हालांकि कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत की हम बात करें तो ये आपका कब हुआ था? तो ये आपका 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस शहर में एम्स के तर्ज पर भारत सरकार द्वारा संस्थान स्थापित नहीं किया गया है? मतलब कहाँ पर एम्स के तर्ज पर भारत सरकार द्वारा संस्थान स्थापित अभी नहीं किया गया है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो वो कहाँ पर नहीं किया गया है अभी? तो रांची में
नहीं किया गया है। कहाँ पर? रांची में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। बिहार में है, यूपी में भी है, रांची में नहीं किया गया है। हालांकि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था? पंचवर्षीय योजना आपको रसिया से लिया गया था 5 वर्ष के लिए। हम अपने देश में क्या कुछ प्लान करेंगे वो सारा कुछ उसमें एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो ये सर्वप्रथम जो शुरू हुआ था, इसके रिगार्डिंग हमने एक क्वेश्चन और पहले भी देख चुके थे। वहाँ पर हमने आपको बताया भी थी कि पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था। तो ये 1 अप्रैल 1951 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1951 में ये शुरू हुआ था। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना कब थी? तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना की हम यदि बात करें तो ये आपका सन 2012 से 17 तक चली है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट पंचवर्षीय योजना भी कह सकते हैं, 2012 से 17 तक चली है। और यदि हम बात करें तो कह रहे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नर्सों का कार्य समूह का संगठन किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आप जो नर्सों का संगठन है वो कार्य समूह का संगठन किया गया था? ये किसके अंतर्गत किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोग बहुत लंबा क्लास हम आपको स्टार्टिंग में ही बोले थे कि नहीं लेंगे। आज आप लोग बीटीएससी के जो डिसीजन थे उसका इंतज़ार कर रहे थे, तो आप लोग देख ही लिए। उसके रिगार्डिंग हमने आपको सारी अपडेट भी बता दिए हैं। और आगे की क्लासेज एज पर चलती रहेगी, और आगे की क्लासेज आपको लाइव सेशन मिलेंगे। वहाँ पर आपको सारा कन्फ्यूजन जो भी रहेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। और इस टॉपिक का और क्वेश्चन बच रहे हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग पहले कवर करेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना रहने देते हैं। आप लोग रिवाइज करिए। जो भी अभ्यर्थी क्लास नहीं लिया है क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को निश्चित ही इस क्लास से फ़ायदा होंगे। आप यदि एएनएम का जॉब चाहते हैं तो ज़रूर आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।